देखेंगे चले। तो लास्ट हम लोगों ने बात की थी कि पराधी गुणों की संख्या 10 होती है, और ये 10 गुण के नाम भी लिखे हुए हैं, एक नजर डालेंगे इसके ऊपर। पर, अपर, युक्ति, संख्या, संयोग, विभाग, पृथकत्व, परिमाण, संस्कार और अभ्यास। आगे चले। यहाँ कर्म के टाइप है कि कर्म, एक कर्मज, द्वंद कर्मज, सर्व कर्मज, ये भी कर्म के प्रकार हैं। तो इसके ऊपर बेटा सवाल आता है, तो आपको आंसर लगाना होता है कि किसका उदाहरण है ये। तो एक कर्मज में दिया हुआ है कि एक कौवा टहनी पर आकर बैठा है ना। तो यहाँ पर वृक्ष की जो टहनी है, मतलब जो शाखा है, वो कोई काम नहीं कर रही है, कौवा आके बैठा है उसके ऊपर। तो काम एक ही पर्सन कर रहा है, मतलब दोनों में से एक ही चीज काम कर रही है, तो ये एक कर्मज का उदाहरण है। द्वंद कर्मज, दो बकरी लड़ रही हैं, ठीक है, बकरी आपस में लड़ रही है, दोनों लड़ रहे हैं, तो ये द्वंद कर्मज का उदाहरण है, दो चीजें। तीसरा है सर्व कर्मज, कि सारी चीजें मिलके ही कोई फंक्शन होता है, जैसे त्रिफला है, दशमूल है ना, कि 10 द्रव्य है तभी दशमूल है, तीन है तभी त्रिफला है। एक पात्र में अनेक उड़द के दाने रखे हैं, है ना, तो सारे मिलके ही उड़द की दाल कहलाती है, ऐसा नहीं कि एक दाने को कहते हैं उड़द की दाल है। क्लियर। तो ये उदाहरण पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख रहे हो, अभ्यास के पर्याय, शीलन और सतत क्रिया। ये चैप्टर नंबर 1 में भी आपको बता चुका हूं, शीलन और सतत क्रिया। नेक्स्ट चलोगे, परिमाण। परिमाण चार प्रकार का होता है, अणु, महत, ह्रस्व और दीर्घ। याद रखोगे नंबर एटलीस्ट। ये परिमाण चार तरह का, अणु, महत, ह्रस्व और दीर्घ। सामने देख पा रहे हो, अभी परादी गुण आपने देखे थे 10 होते हैं, लेकिन कणाद और हेमाद्रि, इन आचार्यों के अनुसार परादी गुण 7 ही हैं, तीन नहीं मानते। ये कौन से तीन नहीं मानते? हम याद रखते हैं कि आयुष, नाम होता है ना किसी का, आयुष या आयुष डिपार्टमेंट है अपना, उस तरह देखो तो आ से अभ्यास, फिर युक्ति, और सा से संस्कार। आयुष, ये तीन नहीं मानते, कणाद और हेमाद्रि, तो टोटल 7 माने हैं। तो याद रखना, कणाद हिमाद्रि ने 7 ही गुण माने हैं। संस्कार क्या होता है? संस्कारो ही गुणांतराधानम उच्यते, कि संस्कार होता है गुणांतराधान करना, नए गुणों को किसी के अंदर डाल देना, उसको संस्कार कहते हैं। और ये संस्कार 3 प्रकार का होता है। तो आपसे पूछे संस्कार कितने प्रकार का है, तो 3 प्रकार का। या संस्कार के कितने गुण हैं, तो कहना कि 3 है। कौन कौन से? वेग, भावना और स्थिति स्थापकता। वेग, भावना और स्थिति स्थापकता, संस्कार 3 प्रकार के। और ये भी याद रखना, सवाल यही पूछता है कि स्थिति स्थापकता यानी इलास्टिसिटी, ये गुण किस महाभूत का है? तो सामने लिख लो इसके, पृथ्वी महाभूत का गुण। स्थिति स्थापकता, ये पृथ्वी महाभूत का गुण है। ठीक है, आगे चलते हैं। चरक कल्प 7 में त्रिवृत आदि द्रव्यों से विरेचन कराने की बात लिखी है वर्षा ऋतु में, ये रिसेंटली पढ़ा है मैंने 5 वाले बैच के अंदर। और ग्रीष्म ऋतु में त्रिवृत और शर्करा से विरेचन कराने को लिखा हुआ है, तो दोनों पॉइंट याद कर लेना। तो वर्षा ऋतु में त्रिवृत, और साथ में कुछ और मेडिसिन लिखी हुई, द्रव्य लिखे हुए हैं, कि इन द्रव्यों को यूज करके विरेचन कराना है, वर्षा ऋतु का विरेचन कहा गया है उसको। और ग्रीष्म में सिर्फ एक ही कंटेंट है कि त्रिवृत के साथ शर्करा का प्रयोग कराना है, तो ये ग्रीष्म ऋतु का विरेचन है। ये आपको याद रखना है, किस ऋतु में विरेचन किससे कराता है। आगे देखिए, षड रस प्रकरण। तो रस तो 6 ही होता है, ठीक है, देखोगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि आकाशीय जल जो होता है, वो कैसी भूमि पर गिरता है और किस रस वाला हो जाता है। तो आकाशीय जल अव्यक्त रस वाला होता है, ठीक है। आपने सुश्रुत के, जब मैंने आपको पढ़ाए थे पिछले क्लास के अंदर, तो आपको याद आ रहा होगा कि आकाश वाला जल जो होता है अव्यक्त रस वाला होता है। तो वही चीज यहाँ सोचोगे, आकाश का जल, उसमें कोई रस नहीं है। अब वो जैसी भूमि पे गिरेगा, उसी के समान लक्षणों वाला हो जाएगा। रिम्पी, रिम्पी, बेटा शस्त्र, शास्त्र और सलील पात्र की अपेक्षा रखते हैं, कहाँ का रेफरेंस है? यस सर, चरक सूत्र 9। ठीक है। तो चरक सूत्र 9 में भी ये बात आई है कि शस्त्र, शास्त्र और सलील यानी जो द्रव है, जल है, ये पात्र की अपेक्षा रखते हैं, कि जैसे पात्र इनको धारण करने वाला होगा, वैसा ही इनका गुण हो जाएगा। क्लियर। देखो चलो, तो एक तरफ तो वर्ण लिखा हुआ है भूमि का, और सामने रस लिखे हुए हैं, तो रसों को हमने क्रम से लिख लिया, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। ठीक। सामने हम याद रखते हैं, लिख लोगे, लोक, पापी, निशा।
है ना। दुनिया में जितने भी पाप होते हैं, बुरे कर्म होते हैं, वो अंधेरे में ही होते हैं ज्यादा, रात्रि के समय। तो लोक पापी, कि लोक में, समाज में पाप हो रहे हैं कब? निशा में, रात्रि के समय। तो लोक पापी निशा। लोक यानी लाल और कपिल, है ना। रेड में ढूंढने लगना, कहीं आर ढूंढने लगो। तो लाल और कपिल ऐसा। लोक पापी यानी पांडु और पीत। निशा यानी नील और शुक्ल वर्ण। तो इनमें जब आकाशीय जल गिरेगा तो किन किन रसों वाला होगा, आप इस ट्रिक से निकाल सकते हो, देख लेना। यहीं पर देख पा रहे हो, भूमि के अनुसार यानी किस महाभूत का प्राधान्य है, और फिर कैसा रस होगा तो वो भी लिखा हुआ है। कि पार्थिव भूमि से अगर जल ले रहे हो तो वो अम्ल लवण गुण वाला होगा। जलीय भूमि से तो मधुर गुण वाला। आग्नेय भूमि तो कटु तिक्त रस वाला। वायव्य से कषाय। और आकाश अव्यक्त, तो ये तो जानते ही हो, आकाश अव्यक्त, सबसे इजी यही बात है। इसके बाद 6 रस होते हैं हमारे, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय। तो क्या किया, अगर उल्टा आप पढ़ना शुरू करोगे, देखो आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पांचों महाभूत के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है। इसके बाद जो जल है, पानी तो मीठा ही होता है, मधुर। ठीक है। उसके जस्ट पहले वाला जो है उसमें अम्ल और लवण है, तो मधुर अम्ल लवण। इसी तरह वायु याद कर लो, वायु कषाय है। उसके जस्ट पहले वाला यानी अग्नि वाले के अंदर कटु और तिक्त है। कुल मिला के आपको याद करना है। सवाल इस वाले पे वैसे आता है या नहीं। ठीक है, सवाल इसी पे आता है। लोक पापी निशा, उसको देख लेना स्पेशली। कोशिश करना कि ये भी याद रहे, दूसरा वाला। आगे आ जाएंगे। मधुर रस में सोम की प्रधानता होती है। सोम यानी जल की, कह रहे हैं जल महाभूत की प्रधानता होती है मधुर रस के अंदर। अब हम रसों के बारे में इंडिविजुअल पढ़ेंगे चीजें, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा शॉर्ट में कुछ चीजें लिखी हैं जरूरी वाली, तो इनको ध्यान से देखोगे। तो मधुर रस में सोम की प्रधानता। विषवर्धक रस कौन सा है, कौन सा रस विष को बढ़ा देता है, तो लवण रस बढ़ा देता है। लवण रस विष को बढ़ाता है। विष का शमन करने वाले मधुर और तिक्त रस है। कृमि नाशक रस कटु और तिक्त। क्षीण शत संधान कर, तो मधुर रस संधान करने वाला। क्षीण शत में संधान करने की प्रॉपर्टी जो किसमें है, स्तंभन कर देता है, रक्त वगैरह निकल रहा हो तो उस तरह संधान करता है कषाय रस। मांस में विधा उत्पन्न करेगा अम्ल रस। लेखन गुण वाला होता है कटु रस। लेखन करने वाला कटु रस। उष्णाति मांसानि लवण रस। स्तन्य शोधक तिक्त रस। स्तन्य शोधक तिक्त रस। सर्वरस प्रत्यनिक भूत। सर्वरस प्रत्यनिक भूत तो लवण रस है। संग्राही और संशमन कषाय रस। पुंसत्व नाशक लवण और कषाय रस। कह रहे हैं विपाक प्रभाव से कटु रस भी पुंसत्व नाशक होता है। अपने विपाक के प्रभाव से, उसका विपाक ऐसा है जिसकी वजह से कटु रस भी पुंसत्व नाशक होता है। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं चलो इसको, क्योंकि यही जरूरी पॉइंट है जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें। तो पहला, मधुर रस में सोम की प्रधानता। विषवर्धक रस लवण रस है, तो हम ऐसे याद रखते हैं कि प्यार में अक्सर ऐसी घटनाएं आती हैं कि प्रेम में युगल ने विष का सेवन कर लिया, इस तरह की घटनाएं, तो उस तरह याद कर सकते हो कि विषवर्धक लवण लव, इस तरह करके ऐड कर सकते हैं। और वैसे भी सुना होगा आपने कि लोग आजकल चीनी ज्यादा खा रहे हैं या नमक ज्यादा खा रहे हैं, तो वो शरीर के लिए विष है। ऐसे बहुत सारे चैनल होते हैं यूट्यूब पे, इस तरह की इन्फॉर्मेशन देते हैं, इस तरह की बात करते हैं। तो वैसे भी याद कर सकते हैं। विष शामक रस तो मति। मति यानी अपना, अपनी बुद्धि से कह लो कि मति से आप विष का शमन कर सकते हो। मति यानी मधुर और तिक्त रस। कृमि नाशक कटु और तिक्त रस, तो कृमि जो होते हैं मधुर चीजों को पसंद करता है या कफ को बढ़ाने वाली चीजों को पसंद करता है, तो कटु तिक्त कृमि नाशक होता है। शीर्ण शत संधान कर मधुर रस है, और नॉर्मल संधान कर कषाय रस है, इतना खास है भी नहीं। मांस का विधा करने वाला अम्ल रस। लेखन देख लो कटु रस। समझ आ रहा होगा कि कटु द्रव्य खाओगे लेखन ही होने वाला है, कि जैसे मिर्च है मान लो, इस तरह की चीजें कहाँ शरीर को बढ़ाएंगी, तो लेखन करने वाले। उष्णाति मांसानी लवण रस, पीछे था मांस में विधा उत्पन्न करने वाला, तो अम्ल रस था।
स्तन्य शोधक, बहुत बहुत जरूरी है, तिक्त रस। स्तन्य शोधक रस, तिक्त रस। सर्व रस प्रत्यनिक, सभी रसों के एंटी काम करने वाला, तो लवण रस। संग्राही संशमन गुण वाला, कषाय रस। पुंसत्व नाशन, तो लवण और कषाय रस। तो नमक जानते ही हो कि क्षार की तरह इसकी प्रॉपर्टीज मानी जाती हैं। तो क्षार आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब अगरे पढ़े होंगे, कि पुंसत्व को नष्ट करने में, ठीक है, क्षार जो है श्रेष्ठ है, तो वैसे भी रिलेट कर सकते हो, तो लवण तो आ ही जाना है। और साथ में कषाय है, विपाक प्रभाव से कटु रस भी यही काम करता है। अब आ जाएंगे वन बाय वन, रसों के बारे में पढ़ते हैं, किस रस से क्या होता है। तो फर्स्ट लिखा है बेटा, मधुर रस। आपकी बुक्स में श्लोक नंबर 73 74 से स्टार्ट होता है रस वाला जो पोर्शन है। तो कह रहे हैं शरीर सात्विक करने वाला, रस रुधिर मांस मेद अस्थि मज्जा ओज शुक्रम विवर्धना, षड इंद्रिय प्रसादनो बलवर्ण करा, पित्त विष मारुतगनम, केश्य कंठ्य क्षीण शत संधान कर देख लिया, घ्राण मुख कंठ ओष्ठ जीवा प्रहलादनो, षटपद पिपीलिका नाम इष्टतमा, स्निग्धो शीतो गुरुश्च। जरूरी बातें क्या है इनके अंदर वो देख लेते हैं। एक तो ये देख रहे हो कि सारी चीजों को बढ़ाने वाला जितने धातु हैं, रस है, रुधिर मांस मेद अस्थि मज्जा इवन ओज और शुक्र, सबको बढ़ाने वाला है। क्लियर। षड इंद्रिय प्रसाद कर, इंद्रियों के लिए अच्छा होता है, बलवर्ण को बढ़ाने वाला, पित्त विष मारुत को हरने वाला, मति हमने पढ़ा ही है, मति से विष को दूर कर सकते हो। केश्य है, कंठ्य है, शील से संधान कर बढ़ चुके हैं, तो कुछ अलग और नहीं है। चींटियां वगैरह इसको पसंद करती हैं, षटपद पिपीलिका भौर इत्यादि, मीठा है क्योंकि। अब देखो अधिक मात्रा में सेवन करने से क्या होता है। आकाश, अधिक स्थूलता में क्या दोष है या कितने दोष है। अति स्थूल पुरुष के शरीर में कितने दोष कहेंगे। कफ और मेद। कितने नंबर भी बोला गया है वहां, कफ में की बात नहीं कर रहा मैं। कुछ वहां बताए गए हैं, जैसे जवाप्रोध एक वर्ड आया है, जो बताए गए हैं दोष उन्हीं में से एक है 8 है सर। 8 है। 8 है। और जवाप्रोध का मतलब क्या है। और कोई। उत्साह उत्साह हानि। का नाश, उत्साह में ठीक है, कमी। तो उत्साह ना होना। ठीक है, टोटल 8 ही है। ठीक है, आगे देखोगे। यस। 8 ही है बेटा। नेक्स्ट देख रहे हो, अधिक मात्रा में मधुर रस सेवन से क्या होता है। तो स्थूलता, मार्दव, आलस्य, अति स्वप्न, शीत ज्वर, आनाहा, गलगंड, गंडमाला, शलीपत। तो देख पा रहे हो कफज टाइप के विकार हैं सारे, तो कुछ रटने वाली चीज है नहीं इसके अंदर। आगे चलता है। नेक्स्ट आता है अम्ल रस। भक्तम रोचयति, अग्नि दीप्यति, देहम भ्रंग्यति, ऊर्जयति, मनोबोध्यति, इंद्रियाणि दृढ़ीकरोति, हृदयम तर्पयति, आस्यम श्राव्यति, लघु उष्ण रसनिक। जरूरी बात देखेंगे। एक तो भोजन में रुचि बढ़ा देने वाला है ना, कई बार मन नहीं करता तो देखा होगा खाने में लोग क्या करते हैं कि कुछ खट्टा मिला लेते हैं, जैसे अचार है, अचार, अचार क्या बोलते हैं इसको, अचार, वो हुआ, या फिर कुछ नींबू वगैरह डाल लेते हैं कई लोग दाल वगैरह में कि टेस्टी हो जाती है, ऐसा कहते हैं, है ना, तो वो सोच सकते हो। फिर एक ये देखो आप, मनोबोध्यति। तो जो अम्ल रस है ना, तो मन के लिए प्रिय होता है। वैसे भी आप देखोगे कि जैसे महिलाओं को हम बात करते हैं कि मन प्रसन्न हो जाता है गोलगप्पे खा के, तो उस तरह सोच लो। या फिर मनोबोध्यति उस सेंस में भी आता है कि अगर आपने कोई और रसों का टेस्ट पहले कर रखा है, तो आपको नए रस का टेस्ट नहीं होगा। अगर आप एक बार खट्टा खा लोगे तो फिर टेस्ट होने लगेगा, है ना, तो मन को दोबारा से जागृत कर देता है, बोध करा देता है चीजों को। तो मनोबोध्यति। और देखोगे इंद्रियाणी दृढ़ीकरोति, देख सकते हो, क्योंकि मधुर रस क्या कर रहा था, षड इंद्रिय प्रसादनो, वहां वर्ड आया था इंद्रिय प्रसादन करता है, और यहाँ वर्ड आया है इंद्रियाणी दृढ़ीकरोति। क्लियर। एक और देख रहे हो, हृदयम तर्पयति। तो आपने हृदय महाकषाय देखा है, हृदय महाकषाय, तो उसमें सारे के सारे अम्ल द्रव्य हैं, पढ़ा है मैंने आपको, ठीक है ना, तो वहां से भी रिलेट कर सकते हो कि हृदय के लिए अच्छा है अम्ल रस। आस्यम श्राव्यते, तो जैसे ही खाते हो ना, एकदम से जीवा से बहुत सारा रस निकलता है, तो मुख से श्राव होने लगता है। तो देख लेना, ये दो तीन कैरेक्टर जरूरी हैं। मनोबोध्यति, इंद्रियाणि दृढ़ीकरोति, हृदयम तर्पयति, आस्यम श्राव्यति। नेक्स्ट है अधिक सेवन से क्या होता है। तो दंतान हर्ष्यति तरष्यति, ज्यादा खा लोगे फिर कुछ और खा नहीं पाओगे, है ना, दांतों में झंझनाहट होने लगती है। दंतान हर्ष्यति तरष्यति, सम्मिल्यंति अक्षिणी, आंखों का मिल जाना, इशिका,
किस धातुशय में पढ़ा है? सर फिर से बोल दो, रिपीट। बेटा किस धातुशय में आपने ऐसा पढ़ा है, आंखों का मिल जाना, मतलब आंखों की पलकों का मिल जाना? हिंदी में बोल रहा हूँ मैं, आपको पढ़ा है मैंने। सर नहीं याद है। और कोई? मज्जा। और कोई? सर मास्ट है, मैं अक्षग्लानी करूँ। क्या लिखा है महाशय के अंदर? माँ से अक्षग्लानी, दंड से अक्षग्लानी। संधि वेदना। अक्षग्लानी है सर वहां तो। मास में है या मेद में है? मास में है सर, माँ से अक्षग्लानी, दंड वैसे करके श्लोक आता है। सबको ऐसे लगता है, किसी को कुछ नहीं कहना अभी भी कुछ? पॉइंट तो मैं यही पूछना चाह रहा हूँ। मास में नहीं है। मेद में है सर। मेद में है मेद सर। में है सर। मास में किसने कहा है? अष्टांग में, अष्टांग हृदय ने सर। वाग्भट में आया है मास के अंदर, है ना, मेद में है वरना वो। तो हाँ उसका, सर। हाँ बेटा, उसका मतलब भी लेकिन सेम ही है, वो जो हिंदी में सर मैंने आपसे मेद कहा। में ग्लानि ग्लानि रक्षणों करके है। हाँ बेटा, मेच्छा में हाँ ग्लानि रक्षणों। अक्षग्लानी उसी में ही है मास्टर। हाँ, मेद में क्या है, मास में क्या है, क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। मास 6 में अक्षग्लानी है, मेद 6 में ग्लानि रक्षणों। हाँ बेटा, वो मतलब एक ही, मैंने आपसे क्या बताया कि आपको जो आंसर लगाना है वो मेद लगाना है ना। मास तभी लगाना है जब अगर वाग्भट के अनुसार पूछे, उसमें नहीं जाओगे इस तरह से, ठीक है, तो मतलब एक अगर ही वो बात है। अक्षग्लानी, अगर वर्डिंग भी अक्षग्लानी करके थे तब तब तो मास 6 लगाएंगे। नहीं नहीं, आप मज्जा के ही, आप मेद के ही साथ जाओगे उसके अंदर, मैंने क्या कहा, है ना, उतना नहीं जाता है, जो जितना जाना है वो जा चुका है पहले ही, अभी इस तरह के क्वेश्चन बनते भी नहीं है। मैंने आपको बताई होगी ये बात। अब क्वेश्चन जो बनेंगे बेटा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन रहे हैं, लेकिन जो पहले आ चुके हैं इस तरह से उनको हम वैसे याद कर लेते हैं। आजकल लेकिन प्रैक्टिकल चीज पे फोकस करना है, ठीक है। अब शब्दों को नहीं पकड़ रहा है, आप देखो पेपर उठा के, अब नहीं पकड़ रहा है शब्दों, ठीक, तो ऐसा नहीं सोचना, अपने लिए डिफिकल्ट मत करो चीजें, ठीक है। तो अब मैं जब भी पूछूं आपसे ये बात, तो आपको मेध ही कहना है। क्लियर है अनंत? अनंत, नहीं क्लियर हुई बात? जी सर, समझ गया। जी सर। ठीक है। तो ठीक। अपने लिए देखो, मैं फिर बता रहा हूँ कि आप जो बात कह रहे हो वो बात ठीक है, लेकिन मैंने क्या कहा कि अपने लिए मुश्किल नहीं करना है। अब इस लेवल पे सवाल इस तरह नहीं बनते। ये पुराने लोगों का दिमाग था कि ऐसे सवाल बना करते थे, ठीक। आजकल अगर पूछेगा तो रेफरेंस रख के नाम पूछेगा कि वाघभट्ट ने कहाँ बताया ऐसा, या फिर आपसे सिंपल कैरेक्टर पूछेगा और नाम लिख देगा, किस किस धातु का नाम। तो अपने आप से मांस नहीं सोचने लगोगे, अगर मेद है ऑप्शन में तो पहले मेद ही कंसिडर करना है, उसके बाद ही जाना है मांस की तरफ। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। तो खैर, मैंने जो आपसे सवाल पूछा नेत्रों के बारे में, तो वो मेद उसका आंसर था। यहाँ भी देख रहे हो आप, सम्मिलित अक्षणी, मतलब आंखों को मिला लेना, और आंखों में गिलानी हो जाना या आंखों में आयास हो जाना, सबका मतलब एक ही होता है कि आंखें काम नहीं कर रही अपना ठीक से, ठीक। और यहाँ क्या मतलब है इसका, कि जब कुछ खट्टा खाते हैं, एकदम से खट्टा लगता है तो लोग आंखें एकदम बंद कर लेते हैं ऐसा करके, तो वो मतलब है। तो सम्मिलित अक्षणी। पित्त का कोप होता है, रक्त दूषित हो जाता है, क्या लिख रहे हैं आप? अम्ल रस के अंदर अधिक सेवन से पित्त कुपित हो जाता है, अधिक अम्ल का सेवन करने से, ठीक है। और रक्त दूषित हो जाता है, ध्यान रखना, लवण रस में इससे उल्टा है, वहां रक्त का कोप होता है, ठीक है ना। तो याद रखेंगे। काय शिथिली करोति परिदहति कंठम उरो हृदयम च। तो आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि किसी को ऐसा लगा कि मुझे कार्डियक पेन है, और हुआ कुछ नहीं होता, एसिडिटी होती है, तो वही चीज है। तो वो एसिडिटी जो होती है कहाँ कहाँ महसूस होती है? कंठ प्रदेश में, उरहा प्रदेश में, हृदय प्रदेश के अंदर, इसीलिए वो कार्डियक पेन के साथ लोग उसको लेने लगते हैं, तो देख सकते हो। नेक्स्ट आ जाओ, लवण रस। पाचन, विकास, ये विकासी है, निकासी नहीं है। पाचन है, विकासी है। सर्वरस प्रत्यनिक भूत, च्यवन करने वाला। आस्यम श्राव्यति, कफम विष्यंदति, कफम विष्यंदति। मार्गान विशोध्यति, मार्गान विशोध्यति। सर्व शरीर अवयवान मृदु करोति। न अत्यर्थम गुरु, स्निग्ध उष्ण च। तो याद क्या रखोगे? विकासी याद रख सकते हो, सर्वरस प्रत्यनिक भूत, ये तो बहुत जरूरी है। सर्वरस प्रत्यनिक भूत, सभी रसों के अगेंस्ट काम करने वाला। यहाँ देखोगे, आस्यम श्राव्यति, यहाँ भी लिखा है मुख से श्राव का होना, ठीक है। और तो इतना कुछ खास है नहीं। नेक्स्ट देखो, अधिक सेवन से क्या होता है। तो विष को बढ़ाने वाला देखा था आपने, लवण रस विष को बढ़ाता है। प्रगाल्यति कुष्ठानी कुष्णाति मासानी, पित्तम कोप्यति रक्तम वर्धयति, बात हो गई। पुंसत्व को हरने वाला, ये बात हो गई है। यहाँ देखोगे, वली पलित खालित्य उपाद्यते, लोहित पित्त, अम्ल पित्त, विसर्प, वातरक, ठीक है।
ये रोग हो जाते हैं। याद क्यों रखना जरूरी है कि बेटा ये लवण रस हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन ये कंडीशन देख रहे हो आप, अम्ल पित्त। अगर मैं आपसे पूछूंगा, नॉर्मली आपने का रटा नहीं है, तो सोच के देखो, आपके मन में आएगा तुरंत कि अम्ल रस से होता होगा। ठीक है, तो इसलिए आपको याद रखना है कि ये जो चीजें आई है ना, कि बालों का कलर चेंज हो जाना, तो वो भी पित्त की वजह से ही होता है। तो ऐसा नहीं कि आप अम्ल रस लगाने लगो। आंसर, आंसर क्या है? लवण रस। वली पलित खा लेते, लोहित पित्त, अम्ल पित्त, विसर्ग, वातरक, ये सारी चीजें लवण रस में आई हैं, तो याद रखोगे। नेक्स्ट आ जाओ, कटुरस। शोणित संघात भिन्ति। ठीक है, रक्त का संघात कहीं हुआ है, तो ऐसा मान लो जैसे कई बार कोई प्लाक वगैरह बन जाता है जैसे, तो उस तरह की चीजों में एम्बोलिज्म है कोई ना, तो उसके लिए उसको तोड़ने वाला है। घ्राणम आश्राव्यति, श्राव यहाँ भी हो रहा है, लेकिन कहाँ से हो रहा है? घ्राण से, नासा से श्राव हो रहा है। तो ज्यादा मिर्च वगैरह खा लेते हो, कोका कोला वगैरह पी लेते हो ना, स्ट्रॉन्ग वाली, तो देखते हो एकदम नासा से श्राव होने लगता है। वक्रम शोधयति, चक्षु व्रेचति, रोना आ रहा है ना, अक्सर ऐसे देखा होंगे लोग कि मिर्च खा रहे हैं और रो रहे हैं, लेकिन मजा आ रहा है खाने में, खाते रहते हैं। तो घ्राण से श्राव हो रहा है, चक्षु व्रेच्यति, स्फुटीकरोति इंद्रियाणि, रोचते अशनम, कंटु विनाश्यति। कृमि को हरने वाला, ये भी देख लिया आपने, कटु और तिक्र से कृमि को हरने वाला। तिक्त अगर भूल जाओ तो याद करके देखो, ये देखो किसी को अगर कृमि वगैरह हो, मतलब किसी के बॉडी के ऊपर मान लो इस तरह की चीज है, तो हम क्या कहते हैं कि नीम के पत्तों से नहाओ, है ना, इस तरह की बात करते हैं, तो नीम तिक्त होता है। तो वैसे रिलेट कर सकते हो, तो कटु और तिक्त तरह से कृमि को हरने वाले। मांस में लेखन करने का काम, मार्गान विवरण होती है, लघु उष्ण रूक्षा, कुछ खास नहीं। और देखेंगे अधिक सेवन से क्या होता है, तो कह रहे हैं विपाक के प्रभाव से पुंसत्व को हरने वाला है, ये जरूरी बात है। कटुरस अपने विपाक से पुंसत्व को हरता है। मोहयति, ग्लाप्यति, साध्यति, कर्ष्यति, मूर्छति, नाम्यति, तम्यति, भ्रम्यति, तृष्णाजन्यति, दफ्थु, कंप, तोद, भेद, भुज, पार्श्व, क्रश प्रभृतिषु मारुजान विकारम उपजन्यति, कुछ खास नहीं है, रहने दोगे। तो मेनली याद रखना है कि विपाक के प्रभाव से पुंसत्व को हरने वाला है। बाकी ऊपर शोणित संघात भिन्ति बहुत जरूरी कैरेक्टर है, स्पेशली याद रख लेना इसको। ठीक है, बाकी तो समझ ही आ रहे होंगे। नेक्स्ट आ जाओ, तिक्त रस। तो तिक्त रस से स्वयं से तो रुचि होती है, कि जैसे मैं आपसे कहूंगा कि कल से आपको गुरुजी का काढ़ा पीना है, या फिर आपको मैंने कहा कि नीम के पत्ते चबाने हैं, है ना, तो कहोगे सर क्या बता रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं ऐसा करने के बाद बाकी चीजों के लिए आपका टेस्ट सुधर जाता है, मतलब आपको खाने पीने का मन करता है, रुचि उत्पन्न करता है बाकी चीजों में। ठीक, तो स्वयं से तो रुचि होती है इससे, लेकिन ये अरुचि को दूर भी करने वाला है। विषाक्न होता है, मति करके हमने पढ़ा, मधुर और तिक्त। कृमि को हरता है, ज्वर को हरने वाला है तिक्त रस, तो गिलोय जानते ही हो, ज्वर में देते हैं, तो उस तरह भी याद कर सकते हो। स्तन्य शोधन, ये बहुत जरूरी है, रूक्ष, शीत और लघु है। अधिक सेवन करने से रस, रुधिर, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र सबका शोषण करता है। तो दो पॉइंट आए हमारे सामने, एक मधुर रस में देखा वो सारी धातुओं को सबको बढ़ाने वाला था, और एक यहाँ तिक्त रस देख रहे हो, ध्यान से देख लेना, जब मैं सवाल करता हूँ तो ज्यादातर लोग आंसर इसका बताते हैं कषाय रस, तो ऐसा नहीं है। मधुर और तिक्त में हम बात करेंगे, मधुर सबको बढ़ाएगा और तिक्त सबको कम करने वाला है, शोषण करने वाला है। ठीक है, फिर लिख रहे हैं वातिक विकार उत्पन्न होते हैं इसके सेवन से, वात विकार उपजन्यते। लास्ट आ जाओगे कषाय रस। तो संशमन, संग्राही, संधान कर, आपने देखा था शील शत संधान कर मधुर रस, और यह है संधान कर। पीड़न, रोपण, शोषण, स्तंभन करने वाला, स्पेशली याद रखोगे, स्तंभन करने में श्रेष्ठ है कषाय रस। ठीक है, अधिक सेवन से क्या होता है, पीछे आपने अम्ल रस देखा था, वो हृदय के लिए अच्छा था, लेकिन कषाय रस क्या करता है, हृदय में पीड़ा उत्पन्न करता है, हृदयम पीड़यति। पक्षवद, ग्रह, अपतानक, अर्धित रोग उत्पन्न करने वाला, वाचम निग्रहति, है ना, बोलने में समस्या होने लगी। तर्शयति, स्तंभयति, पुंसत्वम उपहंति, पुंसत्व को ये भी हरता है कषाय रस, तो लवण और कषाय। बाकी विपाक के प्रभाव से कटुरस। विष्टम्भ्य जराम गच्छति, कह रहे डाइजेस्ट करने में थोड़ा मुश्किल होता है, मुश्किल के साथ डाइजेस्ट होता है। आगे बेटा एक और श्लोक लिखा हुआ है कि सम्यक उपयुज्यमाना उपकाराय भवन्ते। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर ठीक से इसको प्रयोग किया तो उपकार करने वाला है शरीर के ऊपर, यानी अच्छा करने वाला है इसको। और अपकार करा पुनर्तो अन्यथा, यानी अगर अदरवाइज इसको यूज किया, ठीक से नहीं यूज किया, तो क्या करता है, अपकार, यानी कि रोग कर देने वाला है। तो ध्यान रखोगे किसके लिए कहा गया, ये श्लोक रख के पूछ लेता है कि सम्यक उपयुज्य माना उपकार आया, ऐसा करके तो समझ सकते हो कि यूज क्या करोगे, आप रसों को यूज कर रहे होगे, है ना। तो रसों के संबंध में ये श्लोक आया है, तो आप बिल्कुल याद रखोगे।
नेक्स्ट चलेंगे। कुछ और बातें हैं मेनली विपाक के बारे में, रस की बात तो हो गई है। और जैसा मैंने आपसे कहा कि ये चीजें मेनली हम लोग जो पढ़ेंगे द्रव्य गुण के साथ पढ़ेंगे सारी चीजें। यहाँ सिर्फ ब्रीफ इंट्रो है, लेकिन आप कोशिश करना जितना पढ़ रहे हो वो याद होना चाहिए। तो नेक्स्ट कह रहे हैं कि विपाक क्या होता है। विपाक कहा कर्म निष्ठया या कर्म निश्चय। विपाक क्या है कि कर्म क्या होता है, उससे तय होता है कि विपाक क्या है किसी का। नागार्जुन का श्लोक है परिणाम लक्षणों विपाका। इतना ही याद रखना है कि लक्षण अगर शब्द आया तो वो श्लोक किसका है, नागार्जुन का है। विश्व लक्षणों गुण आपको पढ़ाया होगा पीछे चैप्टर नंबर 1 के अंदर, कि भिन्न भिन्न लक्षणों वाला होता है गुण। वो श्लोक बस जरूरी होता है नागार्जुन को जो याद रखा जाता है। अदरवाइज सिर्फ इतना ही याद रखना है कि लक्षण वर्ड आया श्लोक के अंदर तो नागार्जुन का श्लोक है वो। ठीक है। शिवदास से अवस्था पाक अपेक्षाया विशिष्ट पाका विपाका। कह रहे हैं विपाक ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक विपाक कह दिया, कि विभिन्न विभिन्न अवस्थाओं में वो विपाक बदलता रहता है। जैसा हमने देखा है चरक में चक्रपाणी के अंदर कि मधुर अवस्था पाक है ना, फिर अम्ल अवस्था पाक है, फिर कटु अवस्था पाक है। ये लिखा हुआ है जिनको नहीं समझ आ रहा हो क्या कह रहा हूँ मैं। तो वो कह रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो त्रिविध अवस्था पाक का उल्लेख किसने किया पहली बार, चक्रपाणी ने किया, चरक के ऊपर टीका करते समय। चरक ने ये बात लिखी है जो नीचे आप देख पा रहे हो, तो इस पर टीका करते हुए चक्रपाणी ने इसको त्रिविध विपाकवाद कह दिया है। क्लियर। कह रहे हैं त्रिविध विपाकवाद को रस विपाकवाद भी कहते हैं। इसको रस विपाकवाद भी कहा जाता है। इसका आधार त्रिदोषवाद है। नाम भले ही रस विपाकवाद है, लेकिन आधार षड्रस नहीं है। आधार क्या है, त्रिदोष। वर्ड पे फोकस करना, आधार त्रिदोष है। तो यहाँ देख पा रहे हो कि अवस्थापाक किस तरह होता है। आपको बता चुका हूँ कि किसी भी क्रिया की शुरुआत कफ के साथ होती है। शुरुआत में कफ बनता है, मध्यम अवस्था में पित्त बनता है, और अंतिम समय में वात बनता है। अपनी आयु का उदाहरण देकर बेस्ट समझाया आपको कि बच्चों को मेनली कफज विकार होता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यंग एज के अंदर पैक्टिक कंडीशन ज्यादा होती हैं कि उन्मादी हो गया व्यक्ति, है ना, कि ज्यादा कोशिश करता है चीजों को अचीव करने की। वो सब चीजें अचीव करने वाला बनाना आपको पित्त का फंक्शन होता है। कौन से पित्त का होता है, साधक। साधक पित्त। ठीक है। हृदय हृदय में रहता है साधक पित्त, तो उसका काम है। तो आप जब यंग एज में होते हो, जो एज आपकी भी चल रही है मान लो, तो आप क्या करते हो, ज्यादा अचीवर बनने की कोशिश करते हो कि कुछ पाना है। तो वो सब पित्त की वजह से होता है। और जो ओल्ड एज होती है कि जब वात बढ़ जाता है शरीर में, तो जैसे ऑस्टियो आर्थराइटिस मैंने आपको कहा, संधिवात रोग हो जाता है वात बढ़ने की वजह से। ठीक, तो वैसे यहाँ समझना है कि भोजन किया तुरंत ही मधुर अवस्था पाक होता है जब कफ बनता है, और ये प्रोसेस कहाँ होती है, आमाशय के अंदर। अम्ल अवस्था पाक, इसमें पित्त बनता है, पच्चीम अनाशय में होती है, तो इसको मेनली हम डोडनम के साथ रिलेट कर लेते हैं। और लास्ट है कटु अवस्था पाक, तो उसको पकवाशय के साथ यानी इंटेस्टीन के साथ रिलेट करते हैं, तो उसमें वात बनता है, लास्ट स्टेज जो है। ठीक है। और आगे कह रहे हैं जठरेण अग्निनाम योगात इति रसांतरम रसानाम प्रणामन्ते सा विपाका। तो वाग्भट का श्लोक है कि जठराग्नि का संयोग होने के बाद रस के साथ जो होता है उसका परिणाम, उसी को विपाक कहा जाता है। देख लेना, जठराग्नि का संयोग तो होना ही होना है। नेक्स्ट है वीर्य। तो वीर्यम तू क्रियते ये निया क्रिया, कि जो क्रिया करे उसी को वीर्य कहा जाता है। वही पोटेंसी है, काम करने की सामर्थ्य है। रसे निपाते द्रव्याणाम विपाका कर्मनिष्ठ है। सबको याद आ रहे होंगे श्लोक, ये चैप्टर 1 के अंदर ही पढ़ाए हैं। नहीं समझ पा रहे हो तो नीचे देखो लिखा हुआ है, इसको समझना है कि रस का ज्ञान कैसे होता है। कि जब वो जीवा से टच होता है तो जीवा पर निपात से रस का ज्ञान होता है। प्रमाण बोलते रहो, किस प्रमाण से ज्ञान हुआ ये, बोलो। प्रत्यक्ष। 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 ठीक है। दूसरा देख रहे हो विपाक का ज्ञान कर्म समाप्ति पर होता है, यानी कर्म को देख के हम विपाक का ज्ञान करते हैं। ठीक है, तो इसका किस प्रमाण से पता चलता है, अनुमान। अनुमान। ठीक अनुमान। है। और लास्ट है निपात से अधिवास तक, कि जब जीवा से संपर्क होगा द्रव्य का, और जब तक वो द्रव्य बॉडी के अंदर रहेगा, है ना, तो वो महसूस कराता रहेगा अपने आप को, तो ये वीर्य होता है। तो वीर्य का ज्ञान निपात से अधिवास तक। और प्रमाण में बोलो, प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों। दोनों से प्रत्यक्ष। ठीक है, तो दोनों से। तो याद रखोगे, जीवा पर निपात से यानी गिरने से रस का ज्ञान होता है, तो वो प्रत्यक्ष हुआ सीधे। कर्म समाप्ति पर विपाक, कि जो हो गया आपने आइडिया लगाया कि भाई ये सब हुआ है शायद, तो अनुमान हो गया। और निपात से अधिवास तक वीर्य का ज्ञान होता है, वो चीज जब तक बॉडी के अंदर रहेगी एंटर करने के बाद। तो इसमें दोनों चीजों से प्रत्यक्ष भी देखा आपने, और बाद में
अनुमान भी लगा ही रहे हो कि अच्छा ऐसा ऐसा हुआ आगे जाने के बाद। आगे चले। नागार्जुन ने कर्मण गुण, शब्द याद रखना, कर्मज वर्ड नहीं है यहाँ, कर्मण करके लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में कि कर्मण गुण कितने हैं, 10 है, पूछ रहे। तो कर्मण गुण 10 किसने बताया? नागार्जुन ने बताया। और देख रहे हैं आगे, हल्का सा समझ लोगे। देखो एक चीज तो होती है कि हम पहले से जानते हैं कि भाई ये बच्चा ऐसा है और एग्जाम में लगभग ऐसा रिजल्ट देगा, है ना, तो वो तो सामान्य चीज हो गई। और एक क्या होती है कि हमें तो लग रहा है कि ये बच्चा जो है एवरेज है, मान लो कि ठीक है बहुत अच्छा नहीं करेगा शायद, और गैप हुआ इधर 15-20 दिन का, वो तो इतना पढ़ने लगा उसने सब कुछ बदल के रख दिया, है ना, कि एकदम से ही वो बच्चा ऐसा लग रहा है कि वो तो टॉपर मटेरियल है, कितना अच्छा बच्चा है पढ़ने वाला, है ना। कई लोग ऐसा करते हैं, हर बार करते हैं। तो वो चीज हो रही एकदम से सब कुछ बदल गया कि हम बीच में संपर्क में नहीं रहे कि क्यों ऐसा हुआ, तो हमें पता ही नहीं, है ना, बाद में पता चला कि अच्छा ऐसा। तो वो जो कुछ डिफरेंट बिल्कुल परिणाम मिल रहे हैं जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, उसी को क्या बोलते हैं? वही है विचित्र प्रत्यारोप, ये समझ लोगे। तो एक सामान्य बात हो गई और एक हो गई विचित्र। इसी को इस तरह समझ सकते हो, दो शब्द और मिलते हैं, प्रकृति समसमवेद और विकृति, अ, प्रकृति समसमवेद विकृति विषम संवेद, ऐसा करके, है ना। तो उसमें भी यही चीज है कि प्रकृति हो रही है मतलब जो जैसा होना चाहिए था, और विकृति हो रही है जो हमें नहीं लग रहा था कि ऐसा होना चाहिए था। क्लियर है? तो याद रखोगे। तो नागार्जुन कर्मण गुण 10 होते हैं, यहाँ देख पा रहे हो। अष्टांग हृदय सूत्र 9 में विचित्र प्रत्यारब्ध का उल्लेख है। इस पे सवाल कई बार आया हुआ है, किस आचार्य ने बताया विचित्र प्रत्यारब्ध, क्या उदाहरण है, उस सब मैं आपको आगे चल के बढ़ाऊंगा। फिलहाल तो इतना याद रखो। ये अष्टांग हृदय उन्होंने उल्लेख किया, कहाँ पर उल्लेख किया ये भी पूछ चुका है, सूत्र 9 के अंदर, विचित्र प्रत्यारब्ध का। और सेम ही चीज को आप प्रभाव समझ सकते हो। प्रभाव भी ऐसी चीज होती है कि हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, तो कह रहे हैं विशेषः कर्मणाम चैव प्रभाव तस्य सा स्मरता, कि कोई विशेष काम होने लगे जो हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो वो क्या है? उस द्रव्य का प्रभाव। क्लियर? सुश्रुत ने जैसा लिखा कि वमन द्रव्य ये प्रकृति और स्वभाव से काम करते हैं, तो स्वभाव का प्रभाव भी समझ सकते हो। स्वभाव का मतलब प्रभाव ही होता है, ठीक है। तो यानी सुश्रुत के वमन द्रव्य प्रभाव से काम करते हैं, और विरेचन द्रव्य उनके गुण लिख दिए कि इन गुणों से काम करते हैं। उष्ण, तीक्ष्ण, सर, विकासी, ये गुण होते हैं विरेचन द्रव्यों के अंदर। तो वमन द्रव्य प्रकृति और स्वभाव से, और विरेचन द्रव्य उष्ण, तीक्ष्ण, सर, विकासी, इन गुणों से काम करते हैं। आचार्य चरक के अनुसार चाहे वमन द्रव्य हो चाहे विरेचन द्रव्य हो, दोनों ही प्रभाव से काम करते हैं। याद रखना, सवाल आ चुका है इस पे। तो सुश्रुत के सिर्फ वमन द्रव्य, चरक के वमन विरेचन दोनों प्रभाव से काम करते हैं। यहाँ जो लिखा है कुछ अलग नहीं है, आपको ऑलरेडी याद है, बता चुका हूं मैं कि चरक के अनुसार क्या श्रेष्ठ है, सुश्रुत के अनुसार क्या श्रेष्ठ है। तो सुश्रुत हमने याद किया था, बोलो, द्रव्य, फिर रस, विपाक। द्रव्य के बाद विपाक करके याद किया सर। द्रव्य, रस, विपाक, हम्म वीर्य विपाक। द्रव्य, रस, वीर्य, विपाक। मतलब द्रव्य जो सबसे श्रेष्ठ है सुश्रुत के अनुसार, उसके बाद रस, फिर वीर्य, फिर विपाक। ये सुश्रुत का क्रम है। और चरक का क्या था? रवि पर वीर्य का प्रभाव, यानी उनका सबसे कम पोटेंट जो है, तो वो क्या है? रस, रस। फिर वी, रवि पर वीर्य का प्रभाव, वीर्य, यानी वीर्य बाद में है, यहाँ आ जाएगा प्रभाव, और रवि यानी विपाक आ जाएगा। सर सुश्रुत का द्रव्य श्रेष्ठ है ना। हाँ, क्रम इस तरह से है कि सुश्रुत का इस तरह है कि नंबर 1, फिर नंबर 2, मतलब नंबर 2 रस हो गया, नंबर 3 वीर्य, नंबर 4 विपाक। ठीक है, लिख लो अगर नहीं पता तो, मैं फिर कह रहा हूँ अपने तरीके से याद नहीं कर तो, लेना। हम्म द्रव्य लास्ट में होगा ना। मेरा मतलब बेटा यह है कहने का, आप समझ लेना अपने लैंग्वेज में, कि सबसे श्रेष्ठ कौन है सुश्रुत के अनुसार? वो द्रव्य है। सेकंड नंबर पे रस है, थर्ड पे वीर्य, फोर्थ पे विपाक। ये सुश्रुत की बात है, श्रेष्ठता सबसे, एक नंबर इसको दिया वो सबसे श्रेष्ठ है, इस तरह लिखा है मैंने। चरक की अगर बात करूं, तो नंबर 1 पे यानी सबसे श्रेष्ठ जो होगा वो प्रभाव, नंबर 2 पे वीर्य, नंबर 3 पे विपाक, और नंबर 4 पे रस। नहीं सर, हाँ वहां पे बोलो। जो लास्ट में लिखा है वो वैसे है, जैसे रवि पर वीर्य का प्रभाव आपने कहा, तो प्रभाव लास्ट में लिखा है ना, तो वो श्रेष्ठ है। हाँ और बेटा वो, सुश्रुत में द्रव्य लास्ट में लिखा, तो द्रव्य श्रेष्ठ है।
हाँ बेटा वही तो कहा मैंने। द्रव्य लास्ट में आ रहा है उसमें। हाँ बेटा तो यही बेटा तो लिख दिया बस सर ने। मैं वही तो आपको समझा रहा हूँ कि वो मेरे याद करने का तरीका अलग है। लेकिन ये याद रखोगे कि सुश्रुत का नंबर 1 पे द्रव्य रखोगे यानी सबसे श्रेष्ठ, उसके बाद रस, नंबर 2 पे, नंबर 3 पे वीर्य, नंबर 4 पे विपाक। और चरक का नंबर 1 पे प्रभाव, नंबर 2 पे वीर्य, नंबर 3 पे विपाक, नंबर 4 पे रस। अनंत कंफ्यूजन है, नहीं समझ में आया? आप जो कह रहे हो सही कह रहे हो, आप उस तरह ही कर लो। समझ गए ना बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जी सर समझ गया। समझ गया ना? मेरा बेटा लिखने का क्रम थोड़ा दोनों का वो पहले से मेरा ये तरीका इस तरह से याद करता हूँ मैं, तो मैं चेंज नहीं करता उसको। तो मैं वैसे ही याद रखता हूँ, लेकिन आप समझ लेना, आपको पढ़ा चुका हूँ मैं। जो जो आपने ट्रिक लिखवाई है वो उल्टी लिखवाई है ना इस हाँ चक्कर उल्टी में। लिखवाई है, करेक्ट है, सही कह रहे हो। लेकिन वो याद मुझे उसी तरह से है, ठीक है। बताया मैंने सही है, लिखा गलत है। ठीक। देखो चलो आगे। आगे देखेंगे बेटा। किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है ना इसमें जो बोला? क्योंकि ये पढ़ा चुका हूँ मैं आपको ऑलरेडी, आना चाहिए आपको। इसमें कुछ नई चीज नहीं है। आगे देखेंगे। तो ये कुल मिला के वही श्लोक है जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको। ये 6 रसों के बारे में फिर से एक बार इस चैप्टर के अंदर लिखा हुआ है। चलो खत्म हो जाएगा ये चैप्टर जो है कल। ये खत्म करके हम 27 चैप्टर बताओगे जरा, ये कंप्लीट हो गया? 27, 27 कंप्लीट था? सर बीच बीच में छूटी है काफी चीजें। कुछ चीज छूटी है, चलो ठीक है, देख लेंगे, जो छूटा होगा तो पढ़ लेंगे उसको। फिलहाल इस सेशन में इतना ही रखोगे, ब्रेक का टाइम हुआ, वापस आओ, कंटिन्यू करेंगे इतिहास। कल से रसशास्त्र शुरू करना है, तय बात है। कल से आपका रसशास्त्र शुरू हो जाएगा यहाँ सेकंड वाले सेशन के अंदर। आज फिलहाल इतिहास पढ़ेंगे। थैंक यू। 5 मिनट्स, सेकंड आईडी ज्वाइन करो।